अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। दो बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर ने कैसे इमरान खान को एक बार फिर माइनस कर दिया है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मैं बात करूंगा और दूसरी बड़ी खबर दूंगा कि ताजी खोखर के साहबजादे फर्रुख खोखर ने जेयूआई में ही शमूलियत क्यों इख्तियार की गई की उसमें क्या उसकी बैकग्राउंड कहानी है, कब ये राब्ता हुआ और मार्केट में उनसे मुतल्लिक क्या चीजें जो हैं वो चल रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्रुख खोखर। फर्रुख खोखर ने गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान को ताजी खोखर डेरा अल मारूफ जो है वहां पर दावत दी और वहां पर उन्होंने एक बड़ी तकरीब थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो एक जलसे में बदल गई। यहां तक कि इंतहाई ज्यादा रश था, यह सांस जो है लोगों का कम हो रहा था और वहां पर इतनी वो ज्यादा भीड़ थी और उसके दरमियान फर्रुख खोखर ने बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना फजल रहमान यानी जेयूआई फे में शमूलियत का ऐलान किया। फिर मौलाना फजल रहमान ने खिताब में उनकी जो शमूलियत है उसको वेलकम किया और उनका पार्टी में खैर मकदम भी किया। इसके पीछे दो बातें चल रही हैं। पहली बात यह है कि आम आवाम और जो जर्नलिस्टिक फोरम है वहां पर यह बातें बड़ी जुबान ज़दे आम है कि फर्रुख खोखर जिनका माजी किसी से ढका छुपा नहीं है, ताजी खोखर जो उनके ऊपर कब्जा माफिया का भी टाइप जो एक लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। और इस हवाले से ये भी एक टैग था कि ये इतने इतना मुजालम करते हैं, ये है वो है, और उनका बेटा जो है वो अब जेयूआई में आ गया है तो जेयूआई की मकबूलियत में कमी होगी। ये तमाम चीजें साथ रख के और उन्होंने साथ में कहा कि पंजाब हुकूमत की जानब से इस वक्त जो सीसीडी ऑपरेशन कर रही है, सीसीडी का जो ऑपरेशन है वो हर बंदे को पता है कि जो मफरूर कातिल हैं उनको भी मारे जा रही है, जो मंशियात फरोश हैं बड़े बड़े और छोटे छोटे उनको भी मारे जा रही है, यानी कि जड़ से ही जुराइम खत्म कर रही है। इसी तरह कब्जा माफिया जो है उनके खिलाफ भी सीसीडी एक्टिव है और उनको भी सफाई हस्ती से मिटाई जा रही है। और यही मार्केट में मशहूर है इस वक्त कि फर्रुख खोखर जो है वो इसी डर से, सीसीडी के डर से उन्होंने जेयूआई में शमूलियत इख्तियार की है। और ताकि मौलाना फजल रहमान का ना सिर्फ सियासी जमातों में असर रसूख है बल्कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वहां पर भी असर रसूख है, और कोई भी जेयूआई फेक का जो ओहदेदार हो, कारकुन हो, उसको बाआसानी हाथ नहीं डाल सकता। मरियम नवाज का किसी दोस्त ने हवाला दिया कि अगर मरियम नवाज अगर वो नून लीग में जाते तो मरियम नवाज नून लीग के जो अपने एमएनएज हैं उनके डेरों पर छापे मार के जो मफरूर हैं उनको ना सिर्फ गिरफ्तार करवा रही है बल्कि उनको भी मरवाया जा रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तो मरियम नवाज सुनती नहीं है, पीटीआई के तो वैसे ही मुखालिफ है। और आखिर में जेयूआई फे का जो कदोकाट है, जो जितनी बायसर शख्सियत है, मरियम नवाज या नवाज शरीफ मरियम मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठा सकते। उसकी रीजन कि जब भी नून लीग या माजी में जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी नून लीग ज़ेर अताब थी तो मौलाना फजल रहमान ने कुशन दिया और साथ ही जेयूआई के पास जो पावर है, स्ट्रीट पावर, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मरियम नवाज भी कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगी जिससे अंकल मौलाना फजल रहमान जो है वो नाराज हो जाए। और अगर सीसीडी ने फर्रुख खोखर के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी तो अब मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत के बाद मरियम नवाज भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से दरेगा रहेगी या दूर रहेगी, दरगुजर करेगी। और यही वजह है कि फर्रुख खोखर जो है उन्होंने सीसीडी से बचने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए जेयूआई में शमूलियत इख्तियार की। यहाँ पर आपको एक चीज वाजे कर दें कि जेयूआई का जो कानून पार्टी आइन है या पार्टी ढांचा जिसको कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि हर बालिग शहरी जेयूआई में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, चाहे वो किसी भी मकबा फिक्र से हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए मदरसे का पढ़ा होना जरूरी है या जो भी है। एक तो ये रीजन। दूसरी बड़ी बात, ताजदार खत्म नबूवत जब मौलाना फजल रहमान तकरीबन 8 माह पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो नमूसे रसालत कानून में जो फैसला आया था उसको उसके खिलाफ खड़े हुए तो उस वक्त उस फैसले को रिवर्स करवाया उसी चीफ जस्टिस से यानी कि काजी फायजीसा से। तो उसके बाद फर्रुख खोखर ने पहला बाज़ाब्ता राता, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता लेकिन ये 8 माह का वक्त जो है वो कहा जा सकता है कि 8 माह पहले फर्रुख खोखर की जानब से पहली बार मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया और उन्होंने उनकी सरपरस्ती हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि ताजदार खत्म नबूवत पर उनकी जान भी कुर्बान है और आपके इस एक मौक़िफ़ पर मैं आपके साथ आना चाहता हूं और उसके लिए मुझे
جو بھی भुगतना पड़ा कल आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, तो मैं सबसे आगे हूँगा। आपने मेरा दिल जीत लिया है और मैं JUI के अलावा मरते दम तक आप मेरे कायद होंगे और मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। तो मौलाना फजल रहमान को चूंकि उनकी माजी की या उनके वालिद साहब के बारे में पता था, क्योंकि वो उनके वालिद साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने उनको खुद पार्टी में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो पिंडी की जमात है उससे राब्ता करें, और पिंडी की जमात को भी कहा गया कि ये आपसे राब्ता करेंगे तो आपने इन पर चेक एंड बैलेंस करना है, क्योंकि जाहिर है मौलाना फजल रहमान इतनी बड़ी शख्सियत इस्लामाबाद में, उनके बारे में जो भी कब्जा माफिया का एक टैग लगा हुआ है उनकी फैमिली के ऊपर, खोखर बरादरान पर, तो ऐसे में मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्होंने अपनी जो जिले ही पार्टी है पिंडी की, वहां पर उनको भेजा। वहां पर तकरीबन 8 माह से इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया गया और उनसे बातचीत की गई। तो उस पार्टी के जो जिले सदर हैं या जो जिले पार्टी है उनकी जानब से जब मौलाना फजल रहमान को 8 महीनों की पॉजिटिव रिपोर्ट इनके बारे में दी गई और मुकम्मल यकीन दहानियां कराई गई कि जो माजी में उन्होंने, फरूक खोखर ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि इंसान खता का पुतला है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैं अपने जो गुनाह हैं सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि आप तौबा किसी भी वक्त कबूल करो और मैं आपकी तौबा जो है वो कबूल कर लूंगा। ये उनको हदायत है, अगर अल्लाह ताला ने दी है किसी को हदायत तो वो किसी वक्त भी तौबा कर सकता है। तो उसके बाद पार्टी की जो जिली पार्टी है रावलपिंडी की, उन्होंने इनके साथ उठक बैठक मुलाकातें और इनके ऊपर मुकम्मल इनके जो कारोबार कह लें या जो भी चीज़ें कह लें उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये अब जो माजी की गलतियां हैं उनसे हटकर अब इनकी जो अवामी एक शख्सियत बनना चाह रहे हैं और अवाम में आना चाह रहे हैं, तो जब अवाम में आते हैं तो हर अवामी कोई भी नुमाइंदा जो होता है या बंदा होता है वो गिरेबान पकड़ता है, और माजी में जो डर खौफ इनके बारे में था वो अब अवाम के दिलों से निकल भी जाएगा और फिर इनके साथ जो भी चीजें हैं या कानूनी वो इसको ये खुद डील करेंगे और कानूनी तौर पर। और उसके बाद अब पार्टी के लिए बदनामी का बायस नहीं बनेगी। ये जब सब चीजें तय हो गई तो उस जिली पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को रिपोर्ट पेश की। फिर उन्होंने उन्हीं की सिफारिश पर जिली पार्टी की मौलाना फजल रहमान ताजी खोखर के डेरे पर गुज़श्ता रोज गए हैं और उन्होंने जाकर उनकी शमूलियत को कबूल किया है। ये दो इसके पीछे कहानियां थी कि कैसे मौलाना ने ले गए, और चूंकि सियासी जमात में तो कोई भी शख्स जा सकता है। और दूसरी बात है कि जो CCD का था वो भी आपको बता दिया कि जाहिर है वो इंसान को शायद डर हो या अपनी आकबत संभालने के लिए अगर उन्होंने ये किया है, CCD के डर ना हो तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि दिलों के राज को अल्लाह जानता है कि हदायत आई है या डर है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो उन्होंने कल भी जितनी बार खिताब में जो बार बार बोलते रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं गुनहगार आदमी हूँ और मेरा माजी कोई सबके सामने है, मैं कोई दूल्हा, लेकिन मुझे ताजदार खत्म नबूवत पर जो मौलाना फजल रहमान का मौकफ है वो मेरे दिल के अंदर सरायत कर गया है और अब मैं उसी मौकफ को लेकर आगे चलूंगा। ये था ताजी खोखर के जो साहबजादे हैं फरूक खोखर के बारे में आपको मार्केट में क्या चल रहा है और जो JUI में असल उनकी शमूलियत कैसे हुई मुकम्मल तफसील आपको बता दी है। अब आपको जाते जाते ये भी बता दें कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को कैसे माइनस किया है। तमाम पार्टी मुख्तलिफ उम्मीदवारान जो हैं उनके मुखालिफ थी। अच्छा पहले सबसे ये बता दें कि अली अमीन गंडापुर पिछले जब से हुकूमत गई है उसके बाद पीपल्स पार्टी को पता नहीं कौन कौन सी धमकियां दी हैं, नून लीग को पता नहीं क्या क्या कह दिया है, मौलाना फजल रहमान के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है, ANP के बारे में क्या क्या धमकियां दी हैं, ये आप लोगों को याद होंगी। और अब हुआ क्या है, सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होना था और उसी अपोजिशन के साथ बैठकर ANP, नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठकर मिल मिला कर लिया। भाई आपकी सीटें कम अज कम भी 8 बनती थी अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 6-5 यानी कि 6 PTI को और 5 अपोजिशन को सीटें दे रहे हैं बिला मुकाबला जो इंतखाब करवाया जा रहा है। माजी में इससे पहले जब पंजाब में बिला मुकाबला मुंतखब ये हुए थे इलेक्शन तो बिला मुकाबला हुए थे, तो उस पर अली अमीन गंडापुर के आप जुमले सुन ले क्या कहा कि कैसे बिक गए, ये है वो है, और एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर। अब हर चीज खुलकर सामने आ गई है कि कैसे अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को माइनस किया। अली अमीन गंडापुर
جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، کیسے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیسے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہیں، جب کوئی سیاسی بیان آتا ہے تو سب سے زیادہ ڈھول کی بھی یہی بجاتے ہیں، دھمکیوں کی، اور جب معاملہ طے کرنے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ زمین بوس بھی یہی ہوتے ہیں اور فوری طور پر معاملات کو طے کر لیتے ہیں۔ عوام کل سے پریشان ہے۔ ہاں، ابھی علی امین گنڈا پور کو ایک ٹاسک موجود ہے کہ وہ کیسے جو دو لوگ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، عرفان سلیم اور ذیشان، ان کو کیسے ان سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس کرواتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں مان رہے، لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ دونوں کو بھی بٹھا لیا جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور خود تو جیسی باتیں کرتے ہیں دھمکی امیز، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رضاکارانہ طور پر کروڑوں روپے دے کر ان دونوں کو بیٹھنے پر مجبور کریں گے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 21 جولائی سے قبل تمام جو لوگ ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، جو ابھی اس وقت جنہوں نے بڑی بلند و بانگ آوازیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں کاغذات واپس نہیں لوں گا۔ یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے، اور ان سب میں عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو چکے ہیں، اور ایسے میں سیاسی کمیٹی سے بھی وہ فیصلہ لے لیا گیا ہے مرزا افریدی کو شمولیت کا، مراد سے ٹکٹس کی جو تقسیم کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کا فیصلہ تھا کیسے انہوں نے چلاکی سے پارلیمانی پارٹیوں سے اپروول لی، کور کمیٹی سے لی، سیاسی کمیٹیوں سے بھی اس کی اپروول لے لیا، تاکہ کل کو ان کے اوپر یہ بات نہ ہے کہ انہوں نے مکمکہ کیا ہے۔ اور اب 21 تاریخ کو جو ہے وہ جو الیکشن کا دن ہوگا، اس دن بلا مقابلہ لوگوں کے جاری ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، نوٹیفیکیشن، اور آپ کو بھی جو علی امین کی حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی ہوگی کہ کیسے علی امین جو جلسوں میں، ریلیوں میں یا پریس کانفرنسوں میں کیسے بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، اور اس کے بعد جب معاملات آتے ہیں کوئی اس طرح کے قانونی آئینی، اور کیسے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ قدموں پہ بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیتے ہیں، اور اپنی ہی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو ایسے اقدام ہیں وہ بظاہر عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں، اور ایک ٹولہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جو جماعتیں ہیں پی ٹی اے کی، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو، میں کہتا ہوں علیمہ خان ہو، میں ان کی بہن کا بھی کہہ رہا ہوں، بیرسٹر گوہر ہو، اسد کیسر ہو، یہ سب مل کر بھی جتنی مرضی کر لیں کوشش، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو عوام کے دلوں سے، پی ٹی آئی سے مائنس کر سکیں۔ یہ اپنے تائیں تو کوششیں کر رہے ہیں، جیسے ریلیوں میں آ کر بھاگ جاتے ہیں اور کارکنان کو مار کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ان سب کے باوجود کارکنان آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے ہتھ کنڈے بن کر عمران خان کو مائنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان ان سے مائنس نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں۔ عوام اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور عمران خان آج علی امین گنڈا پور کو مائنس کریں، عوام اس کو مائنس کر دے گی، کے پی کے سے بھی اور ڈی آئی خان سے بھی۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔